Good morning to all of the students. Today we will continue about the heredity and evolutions. Heredity you know very well. हेरिडिटी मतलब जो तुम्हारा कैरेक्टर्स रहता है, जो तुम्हारे फादर्स के कैरेक्टर्स से जीन्स की तरह बोलेंगे, GENES बोलते ना, जो अपने ग्रैंडफादर फादर वो सबसे मैच होता है. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. एवोल्यूशन मतलब पहले कैसा इंसान था, अभी कैसा हो गया है, वो सब के बारे में चैप्टर्स में डिस्कस किया है. तो वी विल सी अबाउट द फ्यू ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू दिस थिंग्स. तो ये द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट टू बी रिमेंबर्स इन दिस थिंग. पॉइंट टू बी रिमेंबर्स. तो पॉइंट टू बी रिमेंबर्स में यहाँ पे तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि फर्स्ट क्या दिया उसने, हेरिडिटी एंड चेंजेस. व्हाट काइंड ऑफ द चेंजेस आर देयर. तो फर्स्ट तो एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हुआ है, मतलब एक जीन्स बोलते ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. सिंपल एन एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ द जीन्स, मतलब व्हाट एवर द पर्सन्स जो तुम्हारे कैरेक्टर का है, मदर और फादर का जो कैरेक्टर्स रहेगा तुम्हारे अंदर आएगा. बट नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, जो तुम्हारा कैरेक्टर्स रहेगा वो तुम्हारे बच्चों में जाएगा. ये क्या होता है, अपना हेरिडिटी होता है. दिस चेंजेस मीन्स बायोलॉजिकल कैरेक्टर में होता है. तो जोहान ग्रेगर मेंडल ने बताया था, स्पियोनर ऑफ मॉडर्न जीनेटिक. जोहान ग्रेगर मेंडल था, ये मॉडर्न जीनेटिक का बताया था, ये पियोनर बताया था, मेन चीज बंदा था ये. फिर 1901 में आया, हाँ 1991 और वी कैन से 1901 द म्यूटेशनल थ्योरी. बाद में जाके म्यूटेशनल थ्योरी उसने किसने, हुगो डेविस ने दिया. तो म्यूटेशनल थ्योरी के हिसाब से फिर से थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ. फिर 1902 में तो म्यूटेशन जो है ना, जैसे एक बोलता है ना, एक जैसा दूसरा बंदा रहेगा, सेम टू सेम, दैट इज म्यूटेशंस. एक से बहुत जैसे बन सकते हैं मतलब. देन दे आर टेलिंग गिवन एज एन एग्जांपल ऑफ द 1902. फिर 1902 में पेयर्ड क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ द ग्रासहोपर वेर ऑब्जर्व्ड बाय द वॉल्टर सूटन्स. तो क्या बताया 1902 में जो पेयर्ड क्रोमोसोम मतलब एक जैसे क्रोमोसोम किसमें मिले, ग्रासहोपर में ऑब्जर्व किए गए. किसने, वॉल्टर सूटन ने डिस्कवर किया था ये. दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द वॉल्टर सूटन. नाउ ये एक जैसे क्रोमोसोम्स थे, वॉल्टर बोलते हैं ना 1901 में पेयर्ड क्रोमोसोम मतलब एक जैसा जो बोलते हैं ना. तो ये बोलते हैं ना, इसके जो सेल्स थे कहाँ मिले, ग्रासहोपर में. ये ऑब्जर्व किया वॉल्टर सूटन ने. फिर 1944 में, हाँ इन 1944 वॉट एवर दे आर टेलिंग, वॉट एवर द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस हैव DNA. वायरस के अंदर DNA था एज जेनेटिक मटीरियल. तो जो वायरस था उसके अंदर DNA बोलते ना, DNA कैरेक्टर था, जेनेटिक मटीरियल था. ये प्रूव किया ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट. ट्रियो ऑफ द साइंटिस्ट मतलब ये 3 साइंटिस्ट थे, ऑस्टवर्ड एवेरी, मैकलिन मैकैथी एंड द कॉलिन मैक्लियड. ये 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि DNA के अंदर क्या था, एक्सेप्ट DNA. क्योंकि DNA के अंदर क्या उन लोग ने ऑब्जर्व किए थे, वॉट एवर वी कैन से वायरस के अंदर उन लोग ने DNA ऑब्जर्व किए थे, डेट इज डिऑक्सी न्यूक्लियो समथिंग पार्ट दैट यू हैव सीन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सॉरी दैट वन, DNA. तो ये 1944 में हुआ था. ये 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, मतलब वायरस को छोड़ के, हाँ वायरस के अंदर भी DNA होता है ये बताया था, एक्सेप्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फिर बाद में 1961 में एक मॉडल प्रपोज हुआ प्रोटीन सिंथेसिस का, विद द हेल्प ऑफ DNA बाय फ्रांसिस जैकब एंड द मैक एंड द जैक मैनॉड. तो ये दोनों ने क्या बताया था, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है अपने DNA के अंदर, जो मेन जो प्रोटीन रहता है ये प्रोसेस होता है. ये मॉडल रखा था 1961 में. किसने, फ्रैंकोस जैकब और जैक मोनार्ड ने. ये 2 साइंटिस्ट थे, उन लोग ने बताया था कि जो अपने प्रोटीन के अंदर जो अपने DNA होता है, जो DNA के अंदर जो अपना प्रोटीन सिंथेसिस रहता है, तो ये मेन चीज़ होती है जो तुम्हारे हेल्थ के लिए और बाद में तुम्हारे जीन्स के लिए. तो साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस. ये जो हेरिडिटी की साइंस होती है, डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है. डायग्नोसिस जो कि बोलते हैं ना, किडनी के पेशेंट्स जो लोग होते वीक में या मंथ में, उन लोग को बोलते हैं ना डेट हर दिन या वीक में 1 टाइम या मंथ में 1 टाइम उन लोगों को क्या करना पड़ता है, डायग्नोसिस सेंटर्स जाने पड़ता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी. नाउ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द हेरिडिटी डिसऑर्डर्स. अब बता रहे जो ट्रीटमेंट है प्रिवेंटरी, बोलते हैं हेरिडिटी डिसऑर्डर मतलब पुराने वक्त में जो बोलते हैं ना, ग्रैंडफादर या तुम्हारे फादर्स को कोई तरह की डिजीज़ होगी, वो डिजीज़ बोलते हैं ना बच्चे में भी आ जाती है. तो ये क्या होता है, प्रिवेंशन. इसको बोलते हैं ना, प्रिवेंशन करने के लिए क्या होता है कि एक तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है.
तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ द एनिमल्स, हाइब्रिड वेराइटीज होती है मतलब बोलते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स लेते हैं और प्लांट रहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। तो जहाँ पे क्या होता है इन विच माइक्रोब यूज, जहाँ पे बोलते हैं ना माइक्रोब उन लोग लेते हैं और यूज़ करते हैं, वो माइक्रोब के थ्रू उन लोग स्टडी करते हैं और उन लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो तुम्हारी डिजीज़ है वो तुम्हारे बच्चों में ना जाए। तो अब ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशंस एंड ट्रांसलोकेशंस, अब ये 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज़ अपने बॉडी के लिए। जितना बॉडी में प्रोटीन रहेगा उतने तुम लोग हेल्दी रहोगे। इज स्टोर्ड इन द डीएनए, तुम्हारे डीएनए में स्टोर होता है। एंड सिंथेसिस ऑफ द एप्रोप्रिएट प्रोटीन, बोलते हैं ना जितना तुम्हारा प्रोटीन रहेगा ये तुम्हारे बोलते हैं ना बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। अब ऐसा नहीं कि बॉडी अच्छी खासी हेल्दी है और तुम कम खाना खाओगे तो प्रोटीन तुमको क्या मिलने वाला है, कमी मिलने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अब ऐसा नहीं कि प्रोटीन बोलते हैं ना कुछ भी चीज़ें खाने से आ जाएगा। वी हैव टू ईट द लिमिटेड फूड्स। हाँ, प्रोटीन क्या बोल रहे हैं अपने को, हम लोग बोलते हैं ना हर चीज़ों में प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रोटीन एक लिमिटेड बोलते हैं ना क्वांटिटी में मिलता है अपने को। ऐसा नहीं कि जितना खाए उतना सब बोलते हैं ना पूरे फूड में प्रोटीन ही आ जाएगा। यही थोड़ा क्या होता है चेंजेस में आ जाता है। तो जो भी हम लोग फूड्स खाते हैं तो उसमें होता है ना लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन रहता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ना दिस प्रोटीन वेयर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, ये जो प्रोटीन रहता है वो तुम्हारे किस में रहता है, डीएनए में रहता है, थ्रू आरएनए। बाद में कब कहाँ जाता है, आरएनए में जाता है। तो बोलते हैं ना डीएनए से जो आरएनए में जो तुम्हारा प्रोटीन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोगामा। जो तुम्हारा डीएनए का प्रोटीन आरएनए में जाएगा तो उसको हम लोग सेंट्रल डोगामा बोलेंगे। ये सेंट्रल डोगामा मतलब तुम्हारा जो प्रोटीन था डीएनए में गया और डीएनए का जो प्रोटीन था वो तुम्हारा आरएनए में गया, तो ये सेंट्रल डोगामा नाम दिया इसने। अब प्रोसेस ऑफ आरएनए, जो प्रोसेस होता है ना आरएनए का जो चालू हो जाता है, क्योंकि डीएनए का आरएनए में गया, अब आरएनए का एक प्रोसेस रहता है। तो आरएनए के जो प्रोसेस जो बोलते हैं ना आरएनए प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इस कॉल्ड एज ना ट्रांसक्रिप्शंस। मतलब जो आरएनए का जो प्रोसेस रहता है उसको हम लोग नाम देते हैं एज ना ट्रांसक्रिप्शंस। जो आरएनए का प्रोसेस है ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ट्रांसक्रिप्शंस बोलेंगे इसमें। नाउ जो आरएनए का प्रोटीन हो गया, मतलब पहले डीएनए से आरएनए में प्रोटीन गया, अब आरएनए का जो प्रोसेस चल रहा है वो तुम्हारे वो प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे ट्रांसक्रिप्शंस। नाउ दैट कोड फॉर ईच एमिनो एसिड, यहाँ पे एमिनो एसिड होता है। हर एमिनो एसिड में क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड होता है। हाँ, इन एवरी एमिनो एसिड देयर आर 3 न्यूक्लियोटाइड दैट वी आर टेलिंग एज ना ट्रिपलेट कोडन, उसको हम लोग ट्रिपलेट कोडन बोलते हैं। मतलब अमीनो एसिड जितना भी बोलता है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन हम लोग ने देखे, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक कोड रहता है, वो कोड के अंदर अमीनो एसिड रहता है। वो अमीनो एसिड में 3 न्यूक्लियोटाइड रहता है, 3 न्यूक्लियोटाइड रहता है। वो 3 न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडन बोलते हैं। फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना था, उसने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया था डिस्कवरी, पता नहीं, इन डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपलेट कोडन फॉर 20 अमीनो एसिड्स। तो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना इंडिया वाले थे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा बोलते ना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, ये डिस्कवर किया था कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। अलग अलग साइंटिस्ट के साथ में ये भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कि ट्रिपलेट कोडन के अंदर 20 अमीनो एसिड होते हैं। ट्रिपलेट कोडन के अंदर तुम्हारे 20 अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि पहले क्या बताया था, फर्स्ट जो कोड था अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड में ट्रिपलेट बोलते ना 3 न्यूक्लियोटाइड थे, और वो ट्रिपलेट कोडन के अंदर क्या बता रहा है, 20 अमीनो एसिड था। मतलब जितने अमीनो एसिड रहेंगे उतने तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड तुम्हारे बढ़ते जाएंगे और उतना तुम्हारा ट्रिपलेट कोडन हो जाएगा। अब एज पर द मैसेज mRNA, पहले सिर्फ आरएनए था, तो आरएनए सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहा था। अब एज पर द मैसेज ऑफ mRNA बता रहा है, दैट इज अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड टू द बाय द tRNA फॉर दिस पर्पसेस। बता रहा है जो mRNA था तो उसमें से अमीनो एसिड कहाँ पे जाता है, tRNA में जाता है, ये चीज़ के लिए। पहले सिर्फ आरएनए था, तो बोलता है ना आरएनए के अंदर का जो मैसेज जाता है वो mRNA में जाता है, तो mRNA का जो बोलता है ना जो अमीनो एसिड रहता है वो सप्लाइड जाता है तुम्हारा tRNA में। तो ये पर्पस के लिए अपने को tRNA को बोलता है ना एंटीकोडन। tRNA बोलते हैं ना, tRNA को हम लोग एंटीकोडन बोलते हैं। हैव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, इसके अंदर अलग अलग तरह के सीक्वेंस आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, दैट इज अ कोडन हम लोग बोलते हैं। तो ये कोडन को नाम दिया है ना ऑन mRNA। मतलब पहले mRNA मेरा tRNA में गया, tRNA का तेरा तुम्हारा एंटीकोडन है, वो एंटीकोडन मेरा फिर से जाएगा मेरा कोडन में mRNA में आ जाएगा, तो ये हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको।
हाँ, दिस वी आर टेलिंग एज एन ट्रांसलेशंस। पहले सिर्फ आरएनए मेरा ट्रांसक्रिप्शन था, बट जो आरएनए का मेरा क्या हुआ, एमआरएनए हुआ, एमआरएनए मेरा टीआरएनए में गया। अब जो मेरा टीआरएनए एंटीकोडन प्रोड्यूस किया, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में मेरा क्या है, कोडन आया, जो हम था अपना एमआरएनए था, तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन तो मेरा आरएनए से हुआ, वो आरएनए मेरा किस में से आया, डीएनए में से आया, मतलब डीएनए के थ्रू मेरा आरएनए हुआ। अब आरएनए के थ्रू मेरा एमआरएनए और टीआरएनए आ रहा है, तो ये एमआरएनए और टीआरएनए अपना ट्रांसलेशंस का वर्क करेगा, मतलब ये ट्रांसलेशन बनाएगा ना। द राइबोसोम स्कीम्स और मूविंग, जो राइबोसोम मूव होते रहते एक एंड से दूसरे एंड तक, मतलब वो वन एंड बोलते हैं ना। एमआरएनए जो हम लोग ने देखा है, वो एमआरएनए मेरा मूव होगा कहाँ पे, ट्रिपलेट कोडन में। ट्रिपलेट कोडन हम लोग ने देख चुके हैं कहाँ से आता है, अमीनो एसिड में। तो ये मेरा जो एमआरएनए है वो कहाँ मूव हो रहा है, ट्रिपलेट कोडन में। जब वो ट्रिपलेट कोडन में मूव होगा तो उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। जब वो मेरा ट्रिपलेट कोडन के अंदर मूव होगा एमआरएनए, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। सच मैनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ये सब बोलते हैं ना, एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, मतलब बना देगा। मतलब फर्स्ट क्या होगा, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसलेशन होगा। अब ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, जो मेरा एमआरएनए रहेगा, क्योंकि हम लोग ने देखे एमआरएनए मेरा हुआ था टीआरएनए के पास, अमीनो एसिड के बाद, जो अमीनो एसिड में जो मेरा अमीनो एसिड पता है ना, एज पर द मैसेज बताया उसने ऊपर ट्रांसलेशन में दिखा। ट्रांसलेशन में क्या बताया कि जिस तरह से का एमआरएनए का मैसेज था, तो अमीनो सेपरेट करता है टीआरएनए में मैसेज को, टीआरएनए को। तो टीआरएनए मेरा एंटी कोडन हुआ था और वो मेरा कोडन होके एमआरएनए हो गया था, उसको ट्रांसलेशन बताया था। बट ट्रांसलेशन के लोकेशन में क्या बता रहा है, जो अपना राइबोसोम है, राइबोसोम मूव होते रहता है कंटिन्यूस। हाँ, राइबोसोम मूव होते रहेगा कंटिन्यूस एक एंड से दूसरे एंड तक में, फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड, दैट इज एमआरएनए। तो जो एमआरएनए मेरा मूव हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड में, वो पहुंचता कहाँ पे, ट्रिपलेट कोडन में। बट ट्रिपलेट कोडन तो हम लोग ने देखी ऊपर अमीनो एसिड का है। ट्रिपलेट कोडन तो हम अमीनो एसिड का है। तो दिस वी आर टेलिंग एज एन ट्रांसलोकेशंस। मतलब घुमा फिरा के वो एक ही चीज़ में, बट यहाँ पे मूविंग चीज़ की बात कर रहा था, ऊपर मूविंग की बात नहीं किया था। ना ही ट्रांसक्रिप्शन में मूविंग की बात किया था, ना ही ट्रांसलेशन में मूविंग की बात किया था। बट ट्रांसलोकेशन में क्या किया है, इधर राइबोसोम मूव हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड में एमआरएनए का। नाउ दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस। ये जो प्रोटीन रहता है अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करता है अपने बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और अपीयर होते रहता है, और ये चीज़ें कंटिन्यूस चलती ही रहती है। डीएनए का आरएनए, फिर आरएनए से थे अपने को बोलते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशंस, ट्रांसलेशंस, ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली बॉडी में हर दिन होती ही रहती है। समटाइम एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन इट्स पोजीशन होता है, उसकी बोलते हैं ना कभी कभार क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो जब बोलते हैं ना, जब वो पहले से चेंज हो जाएगी तो वो टाइम पे अपना क्या हो जाता है, द कॉज अ माइनर चेंज, उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। मतलब वो जो टीआरएनए, एमआरएनए, डीआरएनए जो सब हो रहा था, तो बट इसमें थोड़ा बहुत अगर थोड़ी बहुत भी चेंजेस आ जाएगी तो ये डायरेक्टली लाइक म्यूटेशन की तरह काम कर देगा। इसको हम लोग म्यूटेशन बोलेंगे, विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन। ये बता रहा है वो कुछ नहीं है, सिर्फ म्यूटेशन बोल रहा है। कभी कभार न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, बट न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन हम लोग ने देखी है कहाँ पे है, एमआरएनए से टीआरएनए में है। फिर सबसे फर्स्ट तो अपना ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद अपना ट्रांसलेशन होगा, फिर ट्रांसलोकेशन होगा, फिर ये सब चीज़ें होने में बट ये सब चीज़ों में थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस होता है तो ये चीज़ों में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। फिर बाद में हुआ एवोल्यूशंस। एवोल्यूशंस बता रहा है चेंजेस बोलेंगे हम लोग। सेवरल जनरेशंस बोलते हैं ना, बहुत जनरेशन से बोलेंगे हमारा, बोलते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में बहुत पहले से है, बट उसमें एवोल्यूशन आती गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती ही गई है। जैसे कि डायनासोर पहले था, फिर डायनासोर अभी नहीं रहे, उसके डायनासोर के पहले भी बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो भी सब अभी नहीं रहे। तो ये सब चीज़ों में बोलते हैं ना फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं ना इंसानों की हाइट, बोलते हैं ना व्हाट एवर द ह्यूमन हाइट्स आर मोर देन 6 फीट, वी कैन से 7 फीट ऑल्सो। फिर बाद में चेंजेस आते ही रहे, तो ये सब चीज़ों को हम लोग एवोल्यूशन बोलेंगे, दैट इज नेचुरल सिलेक्शंस। तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बोल रहा है लाइफ हैड बीन नथिंग, नन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। बोलते हैं ना लाइफ जो थी अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं थी, 3.5 बिलियन।
दैट इज 1 बिलियन, यू नो वेरी वेल, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़। तो फर्स्ट प्रिमेटिव टाइप ऑफ द सेल, तो वो टाइप बोलता है ना पहले टाइप का सेल बोला बना, मे हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो फर्स्ट जो सेल था, फर्स्ट प्रिमेटिव सेल्स, वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म हो गया, बना। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दैट यू लर्न इन अ केमिस्ट्री और यू हैव सीन इन द केमिस्ट्री पार्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये जो होता है ना, ये दोनों के मिक्सचर से अपना क्या मिला, फर्स्ट अपना सेल बना। तो नाउ देयर मे हैव बीन सम डिफरेंस, उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस था। दो सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, वो जो सेल थे दे मे हैव बीन समथिंग सम डिफरेंस, बोलते हैं ना उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो सेल्स के अंदर, बट वो नेचुरल सिलेक्शन में आता है। अब नेचुरल सिलेक्शन अलग अलग तरह का रहता है, नेचुरल सिलेक्शंस अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह का होता है। सब में है गुड ग्रोथ, कुछ बोलते हैं ना किसी किसी चीज़ की ग्रोथ अच्छी रहती है। सब में है बीन पेरिश, बोलते हैं ना कुछ ख़त्म ही हो जाते पूरी तरह से। एंड विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग, बोलते हैं ना जो ख़त्म हो जाते पूरे पेरिश हो जाते, वो बोलते क्यों पेरिश हो जाते हैं, क्योंकि अपने सराउंडिंग के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाते। और जो एडजस्ट हो पाएंगे वो अच्छे खासी ग्रोथ करेंगे। एज वी हैव सीन फ्यू ऑफ द एनिमल स्टिल आर देयर, कुछ एनिमल आज भी है पुराने वक्त के, जबकि पुराने वक्त के एनिमल हम लोग देखते हैं कुछ डायनासोर्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। वैसे बहुत से एनिमल हैं जो आज हम लोग को देखने नहीं मिलते हैं अपने सराउंडिंग में। नाउ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, अब एविडेंस क्या क्या कौन से एविडेंस है एवोल्यूशंस के, क्या क्या चेंजेस आए। तो फर्स्ट हम लोग देखें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या बता रहा है, वेरियस सिमिलरिटी लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ इन एनिमल एंड लीफ शेप इन द प्लांट इंडिकेट, बोलते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ दी, बोलते हैं ना वेरियस सिमिलरिटी लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ इन एनिमल, बोलते हैं ना बहुत से एनिमल के माउथ एक जैसे है, उन लोग को बताना है। एज एग्जाम्पल यू विल सी इन द पेज नंबर, सी morphological evidence they given the question, just see how the mouth are there and how the leaf are there in the case of the morphological evidence and the things. So if you will observe the mouth and the ear, it is like in a similar type, and the leaf also is like in a similar type. So that's why they are telling us in a various similarity like, बोलते ना एक जैसी similarity तुम लोग को देखेंगे एनिमल्स की और उसकी लीफ शेप की, इसमें प्लांट शेप में इंडिकेटेड देयर में है सब, बोलते हैं ना इसमें कुछ तो सिमिलरिटीज है इन लोगों की। देयर आर सम सिमिलरिटीज आर देयर इन दिस थिंग्स दैट दे गिवन अस सम काइंड ऑफ द सिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटी इन 3 ग्रुप्स, बोलते हैं ना सिमिलरिटी इन दैट देयर आर सम ग्रुप्स, इन दिस ग्रुप्स आर हेंस इट प्रूव्स दैट देयर और ओरिजिन मे बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। वो तरह जो इन लोग की ओरिजिन थी वो पहले सब एक ही थी और एक जैसे ही थे, बट बाद में जाके थोड़े थोड़े चेंज होते गए एवोल्यूशन की वजह से, जिस तरह से जेनेटिक कैरेक्टर चेंज होते हैं। अब एनाटॉमिकल एविडेंस बोलेंगे। एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या होता है, देयर इज सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, यहाँ पे बोन्स की सिमिलरिटी रहती है। मॉर्फोलॉजिकल में माउथ की सिमिलरिटी बता रहा था और कुछ बॉडी के पार्ट की सिमिलरिटी बता रहा था, बट एनाटॉमिकल चेंज एविडेंस में क्या आता है, यहाँ पे सिमिलरिटी किसकी बता रहा है, बोन्स की बता रहा है और उसके बोनी जॉइंट की। किस तरह से बोन जॉइंट हुए थे उसके ऑर्गन में, ऑफ ईच ह्यूमन, कैट, बैट एंड वेल, किस तरह से जॉइनिंग पार्ट है। द सिमिलरिटी इंडिकेट दैट दोज एनिमल में हैव कॉमन एंसेस्टर, इससे पता चलता है कि जितने भी एनिमल्स है सब एक ही बोलते हैं ना एक ही जैसे थे, फिर बाद में उन लोग में सिमिलरिटीज आते गई। एज एग्जाम्पल ऑफ दी यू विल सी द एनाटॉमिकल 1.5 figure of your textbook, page number 4. How the human hand are there, 4 leg of the ox are there, patalegum of the birds are there, the flipper of the whale. If you observe, all the hands are like in a similar type, but later on it बोलते हैं ना बाद में जाके क्या हो गया, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आते गए ना। वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है तुम्हारा इधर, जो डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो डिजेनरेट बोलते हैं ना, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो तुम्हारे बोलते हैं ना बॉडी के पार्ट को कुछ बोलते हैं ना वो बॉडी का वो पार्ट कुछ काम का नहीं रहता है, बट वही पार्ट कुछ एनिमल बोलते हैं ना वही सेम चीज़ एनिमल में काम वाली चीज़ होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ यू नो वेरी वेल अपेंडिक्स इन योर बॉडी, दैट इज यूजलेस पार्ट। अपेंडिक्स इन योर बॉडी दैट इज अ यूजलेस पार्ट।
तो डीजेनरेटेड अंडर डेवलप बोलते हैं ना, वो डीजेनरेटेड बता रहा है, ये अंडर डेवलप जो डेवलप नहीं हुए तुम्हारे बोलते हैं ना यूजलेस ऑर्गन अपने बॉडी के या क्रिएचर के बॉडी के, उसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन लाइक टेल बोन दैट इज कॉकियस, विजडम टीथ जो अपना दैट यू नो इन योर माउथ आर देयर, एंड द बोनी हेयर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, जो बोनी हेयर रहता है ये सब अपने बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आता है। दिस ऑल आर द यूजलेस थिंग्स। नाउ paleontological evidence, but if you will see the page number year 5, they given the vestigial organs, the ear muscles and the tailbone coccus they are telling, and the appendix. This all things are the vestigial organs of the human beings. In the same manner they are telling a few of the animals, but बोलते हैं ना animals में ये vestigial organ कुछ काम के रहते बोलते हैं ना, they are the useful. एनिमल्स में ये चीज़ यूज़फुल में आती है, कुछ एनिमल्स बोलते हैं ना, ये कोई एनिमल्स में ये चीज़ें यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ होती है। नाउ वी विल सी एज एन पैलियोनोटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोनोटोलॉजिकल एविडेंस मीन्स नथिंग, इट इज एज एन कार्बन डेटिंग हम लोग बोलेंगे। तो रिमेन्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड एंड अंडरग्राउंड्स, बोलते हैं ना जो पुरानी चीज़ें हैं जो डाइड हो चुकी है, जो ब्यूरिड हो चुकी है, कहाँ पे, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंडर में, जो मिलती नहीं, बोलते हैं ना बहुत सालों बाद मिलेंगी। दिस आर कॉल्ड एज एन फॉसाइल्स, हम लोग इसको फॉसाइल्स बोलते हैं। द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ अ प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड, जिससे अगर तुम लोगों को कैलकुलेट करना है कि कोई बॉडी मिली एकदम पुरानी और उसका टाइम फाइंड आउट करना है, हाँ, जो भी प्लांट रहेगा एनिमल रहेगा बहुत सालों, बोलते हैं ना बहुत 1000 ऑफ द ईयर्स का रहेगा, जो ब्यूरिड रहेगा, हाँ, दैट इज़ फुल्ली ब्यूरिड अंडरग्राउंड, पूरी तरह से ब्यूरिड रहेगा अंडरग्राउंड, जो बहुत इजीली अपने हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कितने साल पुराना है ये। तो वो टाइम पे हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। तो वो टाइम पे रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड C14 to C12 रेशियो, मतलब जो रेडियो एक्टिविटी वाली कौन सा C14 है, कार्बन बोले हैं हमें वो लोग, कार्बन 14 लेंगे मेजरिंग के लिए। मतलब कि क्या होता है कि कार्बन जो अपने बॉडी का रहता है C14 वो लेते हैं मेजरिंग के लिए, मतलब जो ऑर्गेनिज्म मिला है, प्लांट मिला है, तो उसमें से C14 निकालेंगे कार्बन, एंड देन टू C12 जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो द रेशियो ऑफ द C14 एंड रेशियो ऑफ द C12 जो एनिमल या प्लांट की बॉडी में थे उसको हम लोग कार्बन डेटिंग बोलते हैं। उसके थ्रू हम लोग इजीली बता पाएंगे कि जो प्लांट और एनिमल है कितने साल पुराने थे, हाँ, जो वॉट एवर हाउ मच इट इज़ ओल्ड, हम लोग इजीली बता देंगे कि ये एनिमल या ये प्लांट कितने साल पुराना था, मतलब इतने 1000 ऑफ द ईयर्स पुराना था। इससे इजीली फाइंड आउट हो जाता है कि एज ऑफ द ह्यूमन फॉसाइल एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट, इससे पता चल जाएगा कि जो फॉसाइल का रहेगा, मतलब जो इंसान कितने साल पुराना है, कितने 1000 ऑफ द ईयर्स का है, कितने बोलेंगे कितने ईयर्स का था, एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट में वही बता रहा है कितने ईयर्स का रहा होगा, कितना कब तक रहा होगा, वो सब। तो कार्बन डेटिंग के थ्रू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज C14 रेशियो और C12 रेशियो। तो एक तरफ C14 मतलब कार्बन 14 लेंगे और दूसरी तरफ C12 लेंगे, जो बॉडी में जो बॉडी रहेगी उसमें से कार्बन 12 निकालेंगे और दोनों का क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। तो उसमें से अपने को कार्बन डेटिंग मिलेगा और रेशियो के थ्रू अपने को इजीली पता चल जाएगा कि हाउ मच ओल्ड दैट प्लांट आर देयर, और एंड वी कैन से द creature are there, organisms are there. Now embryological evidence. In the case of the embryological evidence, you will observe see in the embryological case, embryo in the first case, all of the things you will observe the embryo of the first case में आप देखो during different stages, अलग अलग स्टेज में दिखाया है, पेज नंबर 7 of your textbook. In the first stage, all the human things, whatever the creatures things, तो एम्ब्रियो सबका बोलते ना क्रिएशंस का तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, सबका सेम ही तुम लोग को दिखेगा। बट वैन एवर द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम जाता है तो उसमें क्या होता है, चेंजेस आते जाते हैं, एंड एन द लास्ट ऑल द थिंग हैज़ बीन टोटली चेंजेस, लास्ट में जाके पूरा ये जो एम्ब्रियो रहता है वो टोटली चेंज हो जाता है आफ्टर सर्टन मंथ। तो दैट वी आर टेलिंग एज एन एम्ब्रियोलॉजिकल
एविडेंस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग बताएंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते जाता है स्टेज में। बट फर्स्ट तो सबका एम्ब्रियो सेम टू सेम ही रहने वाला है, और लोग वेरियस वर्टिब्रेट सोर्स बोलते हैं ना, उसमें जो एम्ब्रियो रहेगा ना तो अलग अलग वर्टिब्रेट, वेदर इट इज़ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट वो बाद में जाके पता चलता है अपने को, बट पहले वर्टिब्रेट के हिसाब से बता रहा है। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेजेस बोलते हैं ना, जैसे जैसे स्टेज का डेवलपमेंट होता है, मतलब 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ जैसे जैसे टाइम जाता है तो वैसे वैसे उसमें डेवलपमेंट आ जाता है, तो वर्टिब्रेट भी होता है, अलग अलग वर्टिब्रेट आ जाता है। सो दैट ऑल एम्ब्रियोज, जितने भी एम्ब्रियोज थे सबकी सिमिलरिटी पहले तो सेम ही रहेगी इनिशियल में। हाँ, इनिशियल में पहले तो सेम ही रहेगी स्टार्ट में, बट बाद में जाके सब पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। एंड दो सिमिलरिटी डिक्रीज ग्रेजुअली, जैसे जैसे टाइम जाएगा तो सिमिलरिटी में क्या होता है वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। इसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बोलेंगे। अब डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस में अलग अलग चीज़ें आई थी। तो उसने बताया था डार्विन्स के अकॉर्डिंग टू क्या किया था, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स उसने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन वही बोलता है ना, ऑर्गेनिज्म सेव करेंगे जो फिट एकदम परफेक्ट है, एकदम फिटेस्ट वाला ऑर्गेनिज्म ही क्या रहेगा, सर्वाइव करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट सर्वाइव। तो डार्विन थ्योरी पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस विच प्रीसेस द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी के हिसाब से उसने बताया था कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जो एकदम फिट वाला रहेगा, अदरवाइज इट विल नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव। मतलब सिंपल एन एग्जांपल, स्टेज में हम लोग देखते हैं बहुत से ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे, तुम लोगों को पता होगा कि स्मॉल क्रिएचर्स बिग क्रिएचर्स स्मॉल क्रिएचर्स को खा जाता है। बट बाद में जाके क्या होता है, जो क्रिएचर्स बोलते हैं ना जो सर्वाइव कर जाते हैं स्मॉल वाले, वो एकदम फिट माने जाते हैं। ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में था। तो डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया गया था कि कुछ ही बोलते ना क्रिएचर्स सर्वाइव करते हैं। एज एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल द क्रोकोडाइल पुटेड एग। क्रोकोडाइल का तुम लोग देखोगे एग्स रहेंगे, 10 एग्स पुट करेगा तो 10 में से सिर्फ 3 या 4 ही सर्वाइव करवाएंगे, बाकी सब क्या होता है दूसरे क्रिएचर्स खा जाते हैं। दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसकी बात कर रहा हूँ। तो डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो डार्विन ने ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक पब्लिश किया था। तो उसकी बुक्स के हिसाब से पूरा बताया था, वो बुक्स के अंदर पूरा पब्लिश किया उसने। हाउ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आर दे, मतलब पहले किस तरह से स्पीसीज की ओरिजिन स्टार्ट हुई। देन लमार्किज्म का था क्या मानना था कि जीन बैप्टिस्ट लमार्कम सपोज द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। उसने बताया था मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मीन्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशंस एंड द रीजन बिहाइंड दोस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटी और लेजीनेस और डेड ऑर्गेनिज्म और ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स। मतलब लमार्किज्म का क्या मानना था कि वही चीज़ बोलते ना सर्वाइव करती है। अगर बोलते ना कुछ चीज़ बोलते ना ऑर्गेनिजम्स लेजीनेस में आते थे, कुछ एक्टिविटीज़ बोलते ना उन लोग की एक्टिविटी पे बिहेव करते थे, कुछ ऑर्गेनिज्म पे थे। अब सिंपल एन एग्जांपल उसका लमार्किज्म का मानना था कि जैसे कि जिराफ है, जिराफ हर बार गर्दन ऊंची रखते थे, ऊंची रख के लीव्स को खाते रहता था, तो उसकी गर्दन क्या हो गई, ज़्यादा ऊँची होते गई। बट सेम मैनर्स में अगर देखा जाए उसका मानना था कि जो ऑस्ट्रिच ने विंग्स को यूज़ नहीं किया फ्लाई करने के लिए, हाँ ऑस्ट्रिच ने विंग्स को यूज़ नहीं किया फ्लाई करने के लिए, तो उसकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई। बट इन द सेम मैनर डक की कैपेबिलिटी क्या थी, डक फ्लाई भी करता है और इजीली स्विम भी कर पाता है। स्नेक के पहले पाँव होते थे बट ऑलरेडी हर बार क्या करता था, वो ज़मीन पे रेंग के ही चलता था, हाँ ऑलवेज इन अ ग्राउंड ओनली। बट ये लेजीनेस की प्रॉपर्टी के हिसाब से बोलेंगे, वो हर बार लेग्स यूज़ नहीं किया तो उसका मानना ये था कि लेग्स उसके पूरे आउट हो गए। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, ये क्या होता है, ये एक एक्टिविटी रहती है। अगर वो डेवलप करते जाएगा तो वो चेंजेस में आ जाएगा। और द डीजेनरेशन ड्यू टू नो यूज़, अगर वो यूज़ नहीं करेगा तो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसकी बॉडी में से। जैसे मैंने बोला ऑस्ट्रिच का बोला, स्नेक का बोला, ऑस्ट्रिच ने कभी फ्लाइंग के लिए ट्राई नहीं किया जबकि उसकी विंग्स थे। और वक्त बोलते ना एक्स बोलता ना लेग्स के एक बोलता ना स्नेक के लेग्स थे, बट स्नेक हर बार क्या करता था, ग्राउंड पे ही रहता था, चलने की कभी ट्राई करता ही नहीं था उसके लेग्स के थ्रू, उसका मानना ये था। तो इसके लिए उसके लेग पूरे पेरिश्ड हो गए। नो ड्यू टू नो यूज ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड बोलता ना, बट देर बोलता ना सॉरी और देयर डिजेनरेशन ड्यू टू नो यूज़ बोलता ना, उसका मानना था ये सब यूज़ नहीं किए
इसके लिए पूरी चीज़ें उसकी उन लोग की बॉडी की ख़त्म हो गई, वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। बट ट्रांसफ़र ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड। बट ये जो ट्रांसफ़र ऑफ जो कैरेक्टर रहता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाता है, दूसरे जनरेशन तीसरे जनरेशन में जाता है, तो ये पूरा क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मैनी टाइम्स, बोलते ना उन लोग ने बहुत टाइम वेरीफाइड किए और मॉडिफिकेशन किए, और ब्रॉट अस एंड आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, बोलते ना ये दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो इसके लिए लैमेर्किज्म की थ्योरी क्या हो गई, डिसअप्रूव्ड हो गई। सी एन एग्जाम्पल ऑफ द लैमेर्किज्म्स, दे गिवन this one, they given in the case of the giraffe, how the giraffe are using, but the giraffe, ये जो कैरेक्टर्स थे ये क्या हो गया, पूरा माना नहीं गया। तो उसने बताया था बर्ड्स लाइक स्वेन, they given legs of the birds like swan, उसका बताया। and then they given duck have become useful swimming due to the living in waters, डक बोलते ना वाटर में भी लिव करती थी और फ्लाई भी कर पाती थी, तो इसलिए वो यूज़फुल थी। स्नैक्स बोलते ना उसने एक्स लॉस बोलते ना उसके लेग्स लॉस कर दिए, ये लैमेर्किज्म के हिसाब से था। डालिंग, तो ये सब चेंजेस आती है, बट ये चीज़ बोलते ना ये इसका मानना था। दैट बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग, ये सब ये चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, इसके लिए उन लोग के ये सब चीज़ें काम की नहीं रही और ये एक्सेप्ट नहीं हुआ बाद में जाके लेटर ऑन, क्योंकि चेंजेस बोलते हैं ना जनरेशन के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं, बट ये चीज़ें रिजेक्ट हो गई। अब स्पेसिमेन की बात करते हैं, स्पेशियंस की। तो स्पेशियंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशियंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशंस। क्या बता रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, जो नए नए स्पीसीज आते हैं, प्लांट और एनिमल आते हैं, ये टाइम टू टाइम क्या होता है, एवोल्यूशन होते जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। एंड एवरी टाइम वी हैव सीन सर्टन काइंड ऑफ द चेंजेस आर देयर। इफ यू विल सी द डिफरेंट वर्ल्ड पीपल्स, कंट्री पीपल्स, देयर व्हाट काइंड ऑफ द हाइट्स आर देयर, कलर्स आर देयर, ये सब में क्या होता है, ये सब एवोल्यूशन की वजह से हुआ है, जबकि मैन तो एक ही जगह से एग्जिस्ट हुआ है, बट ये एवोल्यूशन के हिसाब से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बता रहा जोग्राफिकल, जैसे मैंने बोला अकॉर्डिंग टू कंट्री, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस ऑल्सो लीड टू स्पेशियंस। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब कितना हेल्दी रहता है कितना नहीं रहता है, उसके भी वो डिपेंड करता है। ऑल्सो लीड टू स्पेसिफिकेशंस, जो स्पीसीज आने वाला है उस पर भी लीड करता है वो। नाउ ह्यूमन एवोल्यूशंस, यू कैन सी द चार्ट ऑफ द पेज नंबर 9 of your textbook. How the evolutions are there. Human are said to be, बोलते ना human are said to be evolved from ancient animals. You can look. तो human बता रहा है कि पूरा बता रहा है humans are said to be have evolved from ancient animal like lemur approximately 7 crore years ago. तो ये जो lemur है in the page number 9 you can look the lemur case. तो the lemur you are looking, first you are looking how the lemur are there of your textbook. First what we can say, बोलते ना एकदम छोटा सा क्रिएचर था, बताया था उसने 7 करोड़ बोलते ना 7 करोड़ साल पहले बताया था उसने। There has been consistent evolution in man since then. बाद में उस पर थोड़ा बहुत चेंजेस आते ही गया, बाद में वो थोड़े चेंजेस होते गए। और एप्स विच आर स्टार्टेड टू लिव ऑन द लैंड, बाद में जाके एप्स आए जो लैंड और फॉरेस्ट पे लिव करने लग गए, इसमें डेवलपमेंट होते गया। देन लंबर बोन्स डेवलप देयर पोस्चर्स, जो लंबर बोन्स हम लोग देखेंगे ये जो स्किल्ड ह्यूमंस वाले में। फिर एस्ट्रो व्हाट यू आर लुकिंग हियर, ऑस्ट्रोलोपिथेकस यू आर लुकिंग, दैट इज़ 44 लाख ईयर्स अगो। ये सब चीज़ों में उन लोग क्या हो गया, पोर्शंस बोलते हैं ना, उन लोग का इरेक्ट होते गया। फिर स्किल्ड ह्यूमन एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए ये लोग। तो जो लंबर्स बोन थी, जो वर्टिब्रेट बोलेंगे, द पोस्चर चेंज बोलते हैं ना, उन लोग का पोस्चर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया। उन लोग ने क्या यूज़ किए, दे स्टार्टेड यूजिंग हैंड्स, उन लोग का हाथ का भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया। दिस एप्स ग्रू देन ग्रू अप, बोलते ना बाद में जाके ये एप थोड़े और बोलते ना ग्रू होने लग गए साइज़ के हिसाब से, एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट, और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। द फर्स्ट एनिमल्स ह्यूमन लाइक एनिमल रिकॉर्डेड एज रेमिफेथिगस,
ape from East Africa. Ramapithecus, if you will look, they are not given here. In the next page they given Ramapithecus, Neanderthal and all these things. In the page, we can say in the figure 1.12, they are telling us nearly 10, it is nearly 1 crore years ago. Ramapithecus, how the first animal, East Africa, ह्यूमन लाइक एनिमल, ये रिकॉर्ड किया था उन लोग ने ईस्ट अफ्रीका में. बाद में जाके ये एप्स डेवलप होते गए कंटिन्यूसली, उन लोग का ब्रेन भी डेवलप हुआ. एंड डिस्कवरी ऑफ द फायर, एंड देन दे डिस्कवर्ड द फायर ऑल्सो. डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन्स एंड द फायर्स. नाउ दिस एप्स वर कॉल्ड एज एन होमोसेपियन. ये एप्स को हम लोग बोलते थे होमोसेपियन, जिन लोग ने फायर डेवलप्स की. तो होमोसेपियंस ऑल्सो दे गिवन इन द पेज नंबर above page number 9, 1.12 figures. Neanderthal man, then the posture, erect postures, then the Cro-Magnon man, Neanderthal erect postures, skilled workers, Ramapithecus. From in this all we can say easily उन लोग ने क्या डेवलप किया. ये तुम लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ये जो तुम लोग देख रहे हो ये अपने होमोसेपियन वाले हैं. ये ज़्यादा डेवलप एप थे. फिर बाद में जाके नियरथल मैन दैट यू आर लुकिंग ऑन पेज नंबर 10, 1.14 फिगर. नियरथल मैन द अबव पिक्चर इज एन होमोसेपियन. बाद में जाके चेवेज बोलते हैं ना एवोल्यूशन होते गया और ज़्यादा फास्टर एवोल्यूशन हुआ. और बाद में जब बोलते हैं ना लेटर ऑन जाके बोलते हैं ना 5000 ईयर्स अगो, बोलते हैं ना अबाउट 10,000 ईयर्स अगो वाइस मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर. आज से 10,000 साल पहले होता रहा उन लोग ने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट की. और उन लोग ने क्या डेवलप किया, रियर कैटल हर्ट्स, कैटल्स थे, काऊ बफेलो उन लोग को पालना चालू कर दिया और सिटी एस्टेब्लिश की. और बाद में जाके कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्राम कल्चर के हिसाब से डेवलपमेंट करते गए. और आर्ट ऑफ द राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, किस तरह से लिखना है वो सब भी उन लोग ने स्टार्ट कर दिया. एंड 5,000 ईयर्स अगो, 5,000 साल पहले होता रहा वो, कोई उन लोग की हिस्ट्री लिखना चालू कर दी है. दे स्टार्टेड टू राइट द हिस्ट्री व्हाट हैपन इन द पास्ट. एंड मॉडर्न साइंस इमर्जेस अबाउट 400, जिसको पता ना जो मॉडर्न आज का जो साइंस है जो 400 साल पहले डेवलप हो गया. और बाद में जाके 200 ईयर्स अगो पहले 200 साल पहले इंडस्ट्री सोसाइटी डेवलप हो गई, एस्टेब्लिश हुई 200 ईयर्स अगो. नाउ वी हैव रिसीव्ड, बोलते हैं ना हम लोग अभी तक यहाँ तक बोलते हैं ना ये स्टेज तक पहुँच गए. बट स्टिल वी आर सर्चिंग व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट आर देयर. अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि और कितना डेवलपमेंट हो सकता है और कितना एवोल्यूशन होगा. बिकॉज नाउ डेज वी आर यूजिंग द डिफरेंट सोर्स. ट्रेन्स तो देखते हैं हम लोग, ट्रेन, कार, बसेस, एरोप्लेन, ऑल द थिंग्स नाउ वी आर यूजिंग. रॉकेट ऑल्सो वी आर यूजिंग, वी आर गोइंग ऑन द स्पेस ऑल्सो. नाउ डेज वी आर सेंडिंग द मिसाइल्स, ऑल द थिंग्स. Rockets we are sending, and from the rockets we are sending the different kind of the different kind of the things we are sending for the searches. That is Voyager 1, Voyager 2, you all of you know that the name. The people are reaching on the Mars also, Sun also, and still they are searching for the different things today's. So this is the end of the chapter in the short. I ended this one. Hope you understand. Thank you to all of you.